इसमें यह है कि जो राहुल गांधी जी जिस बहादुरी के साथ अ, और जिस मुखरता के साथ सामाजिक न्याय की बात को उठा रहे हैं कि 90% लोग इस देश के वो जो पावर स्ट्रक्चर है देश का उसमें टोटल एब्सेंट है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह, ये अन्याय है। संविधान तो समतावादी बन गया इस देश में, पॉलिटिकल इक्वलिटी भी आ गई, वन मैन वन वोट इक्वल वैल्यू। लेकिन जो लिगेसी उसकी मनुवादी व्यवस्था इस देश में सदियों हजारों वर्षों तक रही, जिसमें 90% लोगों को धन से संपत्ति से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, पावर से वंचित रखा गया, वो अभी भी कंटिन्यूड है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को राहुल जी ने देखा, खासतौर पे जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई, उनको महसूस किया और उसके बाद उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि अब मैं इस जो वंचना है 90% की उसके खिलाफ लड़ूंगा। और ये अगर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका टेस्ट कराएगा, पता लगेगा इसको आयरन की कमी है, आयरन एनीमिया है, खून की कमी है, उसको आयरन देगा। किसी की कैल्शियम की कमी होगी, किसी की प्रोटीन की होगी, तो एज इट इज करेगा। तो अब जातीय जनगणना आज 21वीं सदी में होगी तो हमें हर जाति की कमजोरी और उसकी क्या शक्ति है पता लगाना पड़ेगा। भागलपुर में वो दलितों से मिलने जा रहे थे, ये कोई इस देश में दलित छात्रों से मिलना गुनाह हो गया? दरभंगा। हाँ, दरभंगा में। तो क्या दलित छात्रों से मिलना इस देश में गुनाह है? तो ये तो वही मनुवादी व्यवस्था है फिर। 25 जुलाई को ताल कटोरा स्टेडियम में ऐतिहासिक ओबीसी सम्मेलन होने जा रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के मुखर आवाज, बड़े पैरोकार डॉक्टर अनिल जय हिंद सिंह साहब हैं। सर, आप कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी पर हैं और बड़ा आयोजन कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली चुनने की वजह? नहीं, देखिए, दिल्ली से ही जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत होती है, आजकल दिल्ली देश की राजधानी है तो उसकी शुरुआत दिल्ली से ही होनी चाहिए। लेकिन इस शुरुआत के पीछे हमारी जो एक ओबीसी डिपार्टमेंट की जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी एक मीटिंग हमारी बेंगलोर में हुई थी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के श्री सिद्धारामैया जी, और उनके उसमें अध्यक्षता में थी, मैं उसका खैर कन्वीनर था। और उस मीटिंग में कुछ जो सीनियर मोस्ट ओबीसी लीडर्स हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के, टॉप 60 लीडर्स, वो इकट्ठा हुए। वहाँ पे काफ़ी 2 दिन तक विचार मंथन हुआ और फिर कुछ निर्णय लिए गए और जो हमने बेंगलुरु डिक्लेरेशन के नाम से किए। इसमें यह है कि जो राहुल गांधी जी जिस बहादुरी के साथ और जिस मुखरता के साथ सामाजिक न्याय की बात को उठा रहे हैं कि 90% लोग इस देश के वो जो पावर स्ट्रक्चर है देश का उसमें टोटल एब्सेंट है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह, ये अन्याय है। जैसे आपका मीडिया है, आपका ब्यूरोक्रेसी में जो सेक्रेटरी हैं जो मंत्रालय चलाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो 40 जज बनते हैं, ठीक है, और इसके अलावा और भी जितने पावर स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ें हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी नदारद है। ऐसा किसी देश में नहीं है, ना जापान में है, ना चीन में है, ना जर्मनी में है, ना फ्रांस में है, ना कि भी एक 90% आबादी को लगातार। और वो लिगेसी है जो मनुवादी व्यवस्था पुरानी हमारी चली आ रही थी। संविधान तो समतावादी बन गया इस देश में, पॉलिटिकल इक्वलिटी भी आ गई, वन वोट इक्वल वैल्यू। लेकिन जो लिगेसी उसकी मनुवादी व्यवस्था इस देश में सदियों हजारों वर्षों तक रही, जिसमें 90% लोगों को धन से संपत्ति से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, पावर से वंचित रखा गया, वो अभी भी कंटिन्यूड है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को राहुल जी ने देखा, खासतौर पे जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई, उनको महसूस किया और उसके बाद उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि अब मैं इस जो वंचना है 90% की उसके खिलाफ लड़ूंगा। और ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये मेरी तरह से नैतिक लड़ाई भी है। तो वो लड़ रहे हैं। हमारा एक संविधान सम्मेलन जिसमें राहुल जी आए थे इलाहाबाद प्रयागराज में, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया। बोले कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज है, वो हवाई जहाज में 10 इंजन है, ठीक है, अब वो उड़ रहा है।
लेकिन उसके एक ही इंजन में आप फ्यूल दे रहे हैं, 9 इंजन में फ्यूल नहीं जा रहा, पेट्रोल नहीं जा रहा, तो ढंग से नहीं उड़ पाएगा। ऐसे अगर हमारे देश में 90% लोगों को अगर हम वंचित रखेंगे, तो ये देश, चाहे उसको कोई विश्व गुरु कहता है, लेकिन महात्मा बाबा साहब प्रबुद्ध भारत का नाम देते थे, वो प्रबुद्ध भारत नहीं बन पाएगा जब तक 90% समाज को आप पावर स्ट्रक्चर से बाहर रखेंगे। लेकिन 1932 में जाति जनगणना हुई, उसके बाद लंबा गैप था, तमाम तरह की बातें हो रही थी। क्या आप कह रहे हैं कि अब जो राहुल गांधी की मांग थी, आप लोग की मांग थी, वो तो मान ली सरकार ने, अब जाति जनगणना वो कराएंगे? अभी भी आप लोग SC ST OBC की राजनीति को हवा दे रहे हैं? देखिए, जाति जनगणना जो है ना, ये एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि बहकाने वाला शब्द है। असली जाति गणना और नकली जाति गणना। जो एक जाति जनगणना जो अंग्रेजों के ज़माने में 1931 में जिसका आपने जिक्र किया, उसमें सिर्फ जातियों की संख्या गिनी जाती थी कि इस जाति के इतने लोग, इस जाति के इतने लोग। और जो मोदी सरकार है वो भी उसी तरह की जाति जनगणना की बात कर रही है। लेकिन जाति जनगणना का अगर आपने सामाजिक परिवर्तन में लाभ लेना है, तो आपको हर जाति की एक स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। वो तेलंगाना में जो जाति जनगणना हुई है, उसमें हर व्यक्ति से 74 प्रश्न पूछे गए, जो प्रश्नावली थी उसकी, उसका नाम रखा गया सी कास्ट सर्वे, SEEP कास्ट सर्वे। एस का मतलब है सोशल यानी सामाजिक, EEE में एक है एजुकेशनल शैक्षणिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के हिसाब कितने? में। हाँ, और पॉलिटिकल क्या भाग है। तो ये 5 डायमेंशंस हैं, उसके लिए 74 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि अगर आपको 10,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो आप कैसे उस 10,000 रुपये को लेंगे? तो एक आदमी तो कहेगा मैं अपने दोस्त से मांग लूंगा, वो पेटीएम कर देगा मेरे को। लेकिन एक और समाज का व्यक्ति वो कहेगा जी मैं साहूकार के पास जाऊंगा और वहां पे 5% का ब्याज पे मेरे को मिलेगा 10,000। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ठीक है। तो हर चीज को, हर डायमेंशन को किया एक बड़ी एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, थॉमस पिकेटी, जीन दरेज जैसे उस आकलन कर रहे हैं, इस तरह के इकोनॉमिस्ट। तो उसका एनालिसिस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। उसमें हर जो भी 215 कास्ट का है, उसका ये समझो कि एक MRI कर दिया है, ठीक है, कि उसकी क्या स्थिति है, किस जाति को शैक्षणिक पुश की ज्यादा तो आवश्यकता आप है। वही मॉडल चाहते हैं कि उसी मॉडल पर जाते देखिए, हैं? मैं इसलिए चाहता हूँ कि एक होता है झोला छाप डॉक्टर और एक होता है क्वालिफाइड डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर के पास अगर 4 कमजोरी का मरीज आते हैं और कहते हैं जी हमें कमजोरी है, तो उसका कहेगा, सबको कहेगा च्यवनप्राश खाओ भाई। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका टेस्ट कराएगा, पता लगेगा इसको आयरन की कमी है, आयरन एनीमिया है, खून की कमी है, उसको आयरन देगा। किसी की कैल्शियम की कमी होगी, किसी की प्रोटीन की होगी, तो एज इट इज करेगा। तो अब जाति जनगणना आज 21वीं सदी में होगी, तो हमें हर जाति की कमजोरी और उसकी क्या शक्ति है पता लगाना पड़ेगा, उसकी कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। तेलंगाना से ही सर, तेलंगाना में आपने 42% OBC सरकार ने कर दिया है, रिजर्वेशन OBC का 42% कर दिया। हाँ, बिल्कुल कर दिया। 27% चल रहा था, 42% कर दिया। क्या इसको कांग्रेस हर राज्य में इम्प्लीमेंट करेगी, या सेंट्रल में भी अगर सरकार में आती है तो केंद्रीय OBC योजनाओं नौकरियों में भी आरक्षण आप बढ़ाएंगे पर यूनिवर्सिटी में? कांग्रेस जो राहुल जी कह रहे हैं कि बैरियर पास करके कह दिया कि जितनी आबादी उतना हक, ठीक है। ऐसे तो 60% OBC है। 60 हो जाए, मैं कहता हूँ 95% हो जाए, उससे क्या लेना देना, 99% हो जाए, जितनी आबादी उतना हक। ये एक संवैधानिक मांग है और उसके ऊपर काम हो रहा है, राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए तो राहुल जी कहते हैं कि जो 50% की जो सीमा है आरक्षण की, ये तो मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा अगर आपको देश को बनाना है। तो इसको रखेंगे तो देश बनेगा नहीं कभी। तो क्या इन्हीं सब मुद्दों पर ये आपका OBC सम्मेलन स्पेशली हो रहा है? क्योंकि ये बड़ा एक फैसला है। पिछले अगर आप देखें 50 साल की राजनीति में इस तरह के बड़े सिर्फ OBC सम्मेलन का किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश नहीं की। उनको लगा 3 पर्दे के पीछे बात होती थी, पब्लिक डोमेन में नहीं था कि हम OBC सम्मेलन करने जा रहे हैं। 3 बातें जो राहुल जी जिसके लेकर कृत संकल्प है, एक तो है जाति जनगणना,
ताकि हर समाज का एक एमआरआई हो जाए। फोटोग्राफ नहीं करना हमने। मान लीजिए मैं आपकी फोटो खींचूंगा तो अंदर की बीमारी फोटो से नहीं आएगी, लेकिन एमआरआई कर दूंगा तो आपकी सारी बीमारी आ सकती है, बहुत बीमारी आ सकती है। तो ये जातीय जनगणना में मतलब वो फोटो वाली जातीय जनगणना नहीं करनी, एमआरआई वाली जातीय जनगणना करनी। दूसरा, ये जो 50% का कैप लगा रखा है, इसको तोड़ना है। इसका कहीं ना कहीं नुकसान शेड्यूल कास्ट को भी हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब को भी हो रहा है, और ओबीसी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसका। तीसरी जो चीज़ है वो कि निजी क्षेत्र में आरक्षण, उसमें शिक्षा जी में मैं तो उसी पर आने वाला था, हाँ, प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या देखो राय है? प्राइवेटाइजेशन में ये जो मनुवादी सरकार इस समय बैठी हुई है, 29 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जो आर्टिकल 15(5) के बारे में, जो कोर्ट में फंसा हुआ था। अर्जुन सिंह जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो शिक्षा में आरक्षण दिया था, तो वो सरकारी में तो आईआईटी आईआईएम वो सब यूनिवर्सिटीज वगैरह में लग गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लग गया, लेकिन जो प्राइवेट थे वो कोर्ट कचहरी में चले गए, वो फंस गया मामला। उसका फाइनल डिसीजन 29 जनवरी 2014 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भी ये बिल्कुल जो संविधान का ये ठीक है प्रोविजन 15(5). अब उसके बाद क्योंकि वो लागू हो गया, आचार संहिता लागू हो गई, और आचार संहिता लागू होने के बाद आपको पता है सरकार बदल गई। 11 साल से ये मनोवादी मोदी बीजेपी संघ की सरकार इस जो संवैधानिक अधिकार है हमारा पिछड़ों का, दलितों का, कि उनको प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिले, इस पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं ये लोग। लेकिन तो कह रहे थे कि हम ओबीसी हैं, 27 ओबीसी का मंत्री बनाया। देखिए अभी भी ऐसा वो आरएसएस कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप देखिए ऐसा ओबीसी। है, जब अंग्रेजों का राज चल रहा था ना, उस समय भी कुछ ना कुछ जो भारतीयों को वो राय बहादुर बना देते थे, सर की उपाधि दे देते थे, राजा महाराजा बना देते थे, और वो फिर भारत की ही जनता को किस तरह का व्यवहार करते थे, मैं इस पे क्या कहूँ। 90,000 स्कूल बंद हुए हैं सर बीजेपी शासित राज्यों में, 26,000 अकेले यूपी में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उससे हो गया कि 50% ओबीसी का हिस्सा गया, एससी एसटी ओबीसी का 85% हिस्सा गया, प्रिंसिपल के पद गए, नौकरियां गई, जमीन नहीं है, एससी एसटी बहुजन जिसको कहते हैं ओबीसी, जाति पिछड़ा पिछड़ा, जमीन नहीं है, नौकरी भी सरकारी अब नहीं रहेगी। क्या लग रहा है, वोट एसआईआर भी लाया जा रहा है, वोट का भी अधिकार, क्या हम क्या किस तरह का आपको डर सता रहा है, देखिए शंका लग ऐसा रहा है? है कि मनुवाद जब 21वीं सदी में आएगा ना, तो वो वैसा मनुवाद नहीं होगा जैसे मनुस्मृति में लिखा गया था। 21वीं सदी का मनुवाद ये है कि आपके 5 ट्रिलियन की आर्थिक व्यवस्था हो रही है देश की, लेकिन सारा धन जा रहा है अदानी अंबानी के पास। मनुवादी व्यवस्था में भी सारा धन कुछ वर्गों के पास रहता था, आज भी वही अदानी अंबानी में जा रहा है, और 80-90 करोड़ जो है वो 5 किलो अनाज के लिए मोहताज घूम रहे हैं। अगर उनको 2 महीने अनाज सरकारी ना मिले तो भूखों मर जाए। ठीक है, ऐसे ही शिक्षा का है, जो मनुस्मृति वाली जो व्यवस्था थी उसमें जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, शिक्षा से उनको दूर रखा जाता था। अब ये व्यवस्था ऐसे बना रहे हैं कि जैसे पहले था कि भाई 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, अब उन्होंने कहा नहीं 1 किलोमीटर नहीं, इसको 5 किलोमीटर कर दो, 3 किलोमीटर कर दो, क्या आंकड़ा है। तो ताकि जो दलित और उसके बच्चे जिनके पास साधन नहीं है आगे जाने के, वहां तक पहुंचने के, वो वंचित रह जाए शिक्षा से। फिर शिक्षा कितनी महंगी कर दी है। आज सरकारी जो दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी फीस और वहाँ पे रहने का खर्चा, मैं कहता हूँ एक मिडिल क्लास का अगर कोई व्यक्ति है जो 50,000 रुपये महीना भी कमाता है, वो अपने बच्चे को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इंजीनियरिंग नहीं करा सकता। तो ये एक नए किस्म का मनोवाद है कि कैसे दलित पिछड़ों को शिक्षा से वंचित रखा जाए। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि दो धाराएं हैं इस समय, एक मनोवादी व्यवस्था की समर्थक है, और एक जो बाबा साहब, महात्मा फुले, महात्मा गांधी, कबीर, राईदास, उसकी विचारधारा को लेकर चल रही है कांग्रेस, राहुल जी। अब एक चीज बताइए, राहुल जी पे 38 मुकदमे क्यों लगे? भागलपुर में वो दलितों से मिलने जा रहे थे, ये कोई इस देश में दलित छात्रों से मिलना गुनाह हो गया? दरभंगा। हाँ, दरभंगा में। तो क्या दलित छात्रों से मिलना इस देश में गुनाह है? तो ये तो वही मनवादी व्यवस्था है फिर। ठीक है ना। तो राहुल जी को इतनी गालियां जो पड़ रही हैं, इन्हें इतनी धमकियां मिलती हैं, उनको जेल कराने की कोशिशें होती है, उनका सामान घर से बाहर फेंक दिया जाता है, संसद सदस्य छीन ली जाती है, इसलिए क्योंकि आज वो एक तरह से कहते हैं ये मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं।
और जो भी मनुवाद के खिलाफ लड़ रहा है उसने गालियां खाई हैं, वो चाहे महात्मा फूले हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, महात्मा गांधी को भी मिली थी। क्या लग रहा है कांग्रेस पर तमाम आरोप भी लग रहे हैं कि अब सत्ता से बाहर हैं तो डाइवर्सिटी की बात करें, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो फिर दलित पिछड़े को बाहर कर जाएगा। ये इस तरह के बातें जो SC ST OBC नेता बीजेपी के साथ है, जिन पर सवाल उठ रहा है कि भैया सारा संसाधन खत्म हो रहा है, नौकरियां जा रही है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी आएगी तो ऐसे ही करेगी, वो सिर्फ चुनाव। देखो, कांग्रेस के मैं आपकी भी बात नहीं करता, देश आजाद हुआ, अगर कांग्रेस मनुवादी होती, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो बहुत लोग थे जिनसे संविधान बनवा सकते थे। राजेंद्र प्रसाद जी से बनवा लेते संविधान, किसी और से बनवा लेते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तो अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उन्हीं को क्यों बुला करके संविधान बनवाया महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर वो मनुवादी थे तो क्यों बुलवाते उनको? फिर तो उनको नहीं, उनको नजदीक भी नहीं आने देते। तो वही कह रहा हूँ, जैसे बैंकों का इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया, हाँ, ताकि गरीब लैंड रिफॉर्म किया, हाँ। PV पर्स है, तो ये सब बातें पब्लिक, इस पर राजनीति, क्या कांग्रेस इसको आगे? देखो, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस, एक बात में मैं कांग्रेस की बुराई करूंगा, और वो ये है कि कांग्रेस अपने अच्छे कामों का प्रचार नहीं कर पाती। मैं अपने जीवन में, अपने रिश्तेदारी में, मैं OBC जाति से बिलोंग करता हूँ, हो सकता है क्रीमी लेयर का हूँ मैं, लेकिन मेरे समाज में मैंने ये देखा है कि जो मंडल कमीशन नौकरियों का था, उसका लाभ अगर 1% लोगों को मिला है, तो शिक्षा में जो आरक्षण हुआ है उसका 25% को लेकर मेरे समाज के जो कभी BA नहीं कर पाते थे, मेरे पढ़ेगा ही नहीं तो नौकरी कैसे मिलता? मैं कह रहा हूँ 30 साल पहले मेरे समाज के, मैं अपनी रिश्तेदारी में देखता, BA कोई करता था, बहुत मुश्किल, रेयर चीज थी, ठीक है। अब हमारे समाज के बच्चे, हमारे रिश्तेदार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ करके या IIT में पढ़ के विदेश में जा रहे हैं और स्टाइपेंड पे जा रहे हैं, वहाँ फर्दर स्टडीज के लिए सारा खर्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे रही है उनको, ऑक्सफोर्ड दे रही है। तो ये सारा का सारा करिश्मा जो कांग्रेस ने शिक्षा में आरक्षण किया, सोनिया जी के निर्देश पे, मनमोहन सिंह जब और प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी ने, तो ये उसका नतीजा है। लेकिन कांग्रेस कभी इसका प्रचार नहीं किया ढंग से। कोई संविधान बनवाया, UPA 1 में फैसला हुआ था, हाँ, सर कैसे फायदा है? आप UPA 1 में ये फैसला लेकर आए, हाँ, UPA 2 में 220 सीट जीत कर आए आप, यूपी में 22 सीटें आपने जीती थी लोकसभा। अगर वो ढंग से प्रचार कर देते तो 400 सीटें आती। आप एक चीज देख लीजिए, कांग्रेस अगर मनुवाद का विरोध नहीं कर रही होती तो बाबा साहब को संविधान बनाने का जिम्मा क्यों सौंपती? बाबा साहब तो मनुवाद के विरोधी थे। आगे जो आप लोग सामाजिक न्याय, जो आपकी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, हम लोग खुदे, मैं जब से सोशल मीडिया चला रहा हूँ 10-12 साल से जान रहा हूँ आपको, क्या उस पर बिल्कुल पार्टी एकदम तय कर चुकी है कि हमको 90-85% लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, वो जो इससे देश का डेवलपमेंट होना है, वो उस पर एकदम एक सहमति है ओवरऑल? सहमति नहीं है, उसके लिए लड़ने मरने की तैयारी है, उसके लिए लड़ेंगे। जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी 1885 में, तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था, उससे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता था। तब कोई सत्ता नहीं थी सामने कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य से टकराएंगे तो हम सत्ता पा जाएंगे, MP MLA बन जाएंगे। तब तो ये होगा फांसी चढ़ेगी या जेल मिलेगी। तब कांग्रेस लड़ी है आज़ादी के लिए। आज भी, क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था 25 नवंबर 1949 को कि भाई सबको बहुत जल्दी या 2 महीने में जब संविधान लागू होगा, वोट का अधिकार मिल जाएगा, 1 मैन 1 वोट इक्वल वैल्यू, तो पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाएगी काफी। लेकिन सोशल इनइक्वलिटी यानी सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता, गैर बराबरी बनी रहेगी। और ये देश प्रबुद्ध भारत जब तक नहीं बनेगा जब तक सामाजिक समता और आर्थिक समता नहीं आ जाती। तो ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस ने लड़ी। अब सामाजिक समता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर लड़ने जा रही है। और ये वैसे ही जैसे पहले आज़ादी, इसी का रिफ्लेक्शन है, चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको तवज्जो दी जा रही है। हाँ, जो वंचित समाज है, जिसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, सबसे पहले वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम।
तो सबसे पहले हम संगठन, हमारे राहुल जी उसको ठीक कर रहे हैं, और पिछड़ों को, दलितों को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। इसकी लड़ाई मतलब इसमें जो कमजोरी है या नज़रअंदाजी हुई है उसको ठीक किया गया है काफ़ी हद तक, और आगे हो रहा है। बिहार में भी आपने प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए हैं। हाँ, वो उसी हिसाब से कि सबको प्रतिनिधित्व मिले। हरियाणा में भी हो रहा है और सब जगह हो रहा है ये एसआईआर पर क्या कहेंगे? संसद में राहुल जी जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बिहार में चुनाव है, देखिए क्या ये सर ये आपकी मेरी आपकी मेरी आपकी समझ इसमें कम है। देखो, मेरा ओबीसी सब्जेक्ट नहीं है, मैं माफ कीजिएगा, तो मेरे को इस विषय में जानकारी, लेकिन ये भी सर एक दलित है पिछड़ों ये, के हाँ, वोट कट रहे हैं। ये भी एक मनुवाद है कि कैसे दलित पिछड़ों को डिसएनफ्रेंचाइज किया जाए, उनको उनका वोट छीना जाए, वोट का अधिकार। ये उसी दिशा में, जैसे ना कई, तो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों का ही तो वोट कट रहा है, हाँ, पिछड़े हाँ, जाति तो पिछड़े ये गरीब। उसी दिशा में एक कदम है, मेरा ये मानना है। तो इस पर क्या है, पार्टी कैसे इसको लड़ेगी आगे? पार्टी तो लड़ ही रही है, लेकिन मैंने बताया ना, ये मेरा विषय नहीं है। तो जैसे होता है ना, आंखों का डॉक्टर अलग होता है, कानों का अलग होता है। तो ये मैं, कहा जा रहा है सर हाँ, कि आरएसएस के दबाव में, जो आप राष्ट्रीय नेता हैं सर, अब तो आप किसी मुद्दे से बच नहीं सकते हैं। कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब किसान समाज से थे, इसलिए उनके पेट और पीठ दोनों पर लात मारा गया। 24 घंटे में कहा गया कि सरकारी आवास खाली कीजिए। मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है। सर नहीं उपराष्ट्रपति है। को हटा। हाँ, हटाया होगा। मैं तो अपना, क्या कहते हैं, दिन रात तो अपना सामाजिक न्याय, ओबीसी दिमाग में ही घूमता है, मैं तो देखता ही नहीं। मेरे को तो 2 दिन, पता नहीं, काफी देर बाद पता लगा कि धनखड़ साहब ने वो कर दिया। मतलब 25 तारीख का कार्यक्रम है, उस पर ध्यान है। तो अर्जुन की आंख है हमारी वो। युवाओं के लिए क्या मैसेज, आखिरी सवाल सर, देखो चूंकि ऐसा है कि, जो पूरे हाँ, देश में सामाजिक न्याय का आंदोलन बढ़ा है, देखो युवाओं को, गांव गांव में लोग फूले पेरियार अम्बेडकर रविदास के आंदोलन को समझ रहे देखो हैं। खास युवाओं को अपना पूर्वजों का इतिहास पढ़ना चाहिए, असली वाला, कि कैसे उनके पूर्वजों को, उनके पुरखों को मान सम्मान से वंचित रखा गया। ठीक है, धन संपत्ति रख नहीं सकते थे, उससे वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, गालियां दी गई। आज भी दलित पिछड़ों के बारे में कहावतें निकाल रखे हैं कि फलाना ऐसा है, उसकी बुद्धि 12 बजे जागती है, और फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो हुआ है वो कम से कम एश्योर करो, संघर्ष करो कि तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ मतलब वैसा ना अनिल हो। जैन जी का एक सूत्री कार्यक्रम सामाजिक न्याय है, और कोई कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ सोशल जस्टिस। यही है, यही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अगर इसका मैं 1% भी कर पाया तो मेरा जीवन सफल है। सर 30-40 साल तो हो गए। ज़्यादा हो गया, समय तो ज़्यादा हो गया, लेकिन बदलाव आ रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या देखो सोशल मैं बताता वो हूँ आपको, रिस्पॉन्स मिल रहा है जो आप लोग जिस उम्मीद जिस करते थे? जिस शिद्दत से, जिस पैशन से न्याय योद्धा राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं तो बहुत नेताओं के साथ रिकॉर्डिंग चलती है, बहुत नेताओं के साथ रहा, तो एक अलग ही किस्म की उनमें ऊर्जा है या पैशन है, और जिस तरह का वो चाह रहे हैं। और एक राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जो गुजरात से लेकर असम तक है, वो इस पार्टी में बिल्कुल, जैसे वो आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी ना, वैसे अब ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। सामाजिक आर्थिक न्याय, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। एक आखिरी सवाल, आप अपनी भूमिका को कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी आगे? मेरी भूमिका जो मैं पहले करता आया हूँ वही आज कर रहा हूँ। राहुल जी ने एक मेरे को बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, उससे ये समझता हूँ कि मैं, मेरी एक क्षमता इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत कई गुना बढ़ गई। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। 25 में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी दोनों उस कार्यक्रम में शरीक हो रहे, ओबीसी हाँ जी, दोनों आ रहे हैं। तालकटोरा स्टेडियम में। हाँ, तो तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने ओबीसी की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया है, और अनिल जैन आप सब जानते हैं, पहले सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने। मंडल कमीशन की लड़ाई हो, मंडल कमीशन लागू करवाने की लड़ाई हो, लगातार सामाजिक न्याय से जुड़े रहे हैं। और कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं के अब तेवर बदल गए हैं।
वो उनका अनिल जैन जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मुझसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं, आपने देखा कई सवालों पर वो कन्नी काट गए। वो कह रहे हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस है। जो 90-85% लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले। सोचिए इस देश में आज भी 90 लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है और 10% लोगों के पास 90 रोटी है। इसी की लड़ाई है सामाजिक न्याय। इसको एक नई दिशा मिली है। राहुल गांधी अब इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना चुके हैं और कांग्रेस लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे को और तेज कर रही है। राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा लगभग 30-40 सालों से सरकारें बदलती थी, मुद्दा उठता था। अभी भी बीजेपी ने अनाउंस किया है, लेकिन करवाएंगे कि नहीं ये भी अधर्म है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष हो या राहुल गांधी हो या अनिल जैन हो, इन लोगों ने तय किया है कि अब वो आगे की पूरी राजनीति जो है वो सामाजिक न्याय पर होगी। आप लोग अपनी राय जरूर भेजिए, आप कैसे सोचते हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। जय संविधान। तो पहली बार पिछले 10-15 सालों में मैं देख रहा हूँ कि किसी पार्टी ने इस तरह की हिमाकत नहीं की थी कि ओबीसी जो देश की सबसे बड़ी आबादी जातियों का समूह है उसको लेकर एक बड़ी बैठक की जाए। कांग्रेस से बड़ा फैसला कर चुकी है और सामाजिक न्याय के राजनीति को धार देने के लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 25 तारीख को सामाजिक न्याय को लेकर ओबीसी की बड़ी बैठक होने जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।